सीधे भोपाल लिए चलते आपको बता दें कि नवनियुक्त शिक्षकों से संवाद आज सीएम शिवराज सिंह चौहान यहां पर करने जा रहे हैं। नियुक्ति पत्र भी आज बांटेंगे। कार्यक्रम की विधिवत यहां पर शुरुआत हो रही है। दीप ज्योति की आराधना, मां सरस्वती की वंदना और अभ्यर्थना यहां पर हमारे माननीय अतिथिगण कर रहे हैं। हम मंच पर माननीय मुख्यमंत्री अतिथि महोदय, हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी का, हमारे मंत्री जनजातीय कार्य विभाग एवं मंचासीन सभी अतिथिगणों का बहुत बहुत स्वागत करते हैं हमारे मीडिया से पधारे बंधुओं का और आप सभी नवनियुक्त शिक्षकों का इस शिक्षा संसार में बहुत बहुत स्वागत है, अभिनंदन है। और अब निरंतर उन्नति और विकास पर बढ़ता हुआ हमारा प्रदेश, जैसा कि हम सब जानते हैं, मध्य प्रदेश है और उसमें हम शिक्षकों की भी एक अलग विशिष्ट भूमिका रही है। मध्य प्रदेश गान प्रदेश की गौरव गाथा है, तो आइए इसके बाद हम सुनते हैं मध्य प्रदेश गान, सुनते हैं, गाते हैं और गुनगुनाते हैं। सुख का दाता सबका साथी, शुभ का ये संदेश है। माँ की गोद पिता का आश्रय मेरा मध्य प्रदेश है। विंध्याचल साफाल नर्मदा का जल जिसके पास है, यहाँ ज्ञान विज्ञान कला का लिखा गया इतिहास है। उर्वर भूमि सघन वन रत्न संपदा जहाँ अशेष है, स्वर सौरभ सुषमा से मंडित मेरा मध्य प्रदेश है। सुख का दाता सबका साथी, सुख का दाता सबका साथी, शुभ का ये संदेश है। माँ की गोद पिता का आश्रय मेरा मध्य प्रदेश है। माननीय मुख्यमंत्री जी से अनुरोध है सेतु। तो सबसे पहले हम जिन्हें आमंत्रित कर रहे हैं वो हैं श्रीमती शेफाली गुर्जर, ग्वालियर से है आप, उच्च माध्यमिक शिक्षक हैं, स्कूल शिक्षा विभाग में आपकी नियुक्ति हुई है और आपकी जो पदांकित संस्था है वो है शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय कोठरी सीहोर। इसके बाद श्री शुभम गुप्ता भिंड से हैं, उच्च माध्यमिक शिक्षक हैं, जनजातीय कार्य विभाग है आपका और सीएम राइज उच्चतर माध्यमिक विद्यालय सुखतवा केसला होशंगाबाद में आपकी पोस्टिंग है। श्री हुकुमचंद राठौर जी राजगढ़ से हैं आप, माध्यमिक शिक्षक हैं और स्कूल शिक्षा विभाग में आपकी पोस्टिंग है। शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय नाहली राजगढ़ में आपको पोस्टिंग मिली है। श्री राजेश धोटे जी बैतूल से, माध्यमिक शिक्षक, जनजातीय कार्य विभाग और विद्यालय है शासकीय माध्यमिक शाला घुघरी बैतूल। और इसके बाद है ममता गोयल जी देवास से, प्राथमिक शिक्षक हैं, जनजातीय कार्य विभाग में आपकी नियुक्ति और देवास चौबारा धीरा
आपका जो पदांकित संस्था है वो है। इसके बाद है श्री आनंद मीणा जी देवास से। आप प्राथमिक शिक्षक हैं, जनजातीय कार्य विभाग में आपकी पोस्टिंग है और अनुसूचित जनजाति बालक छात्रावास खातेगांव देवास आपकी पदांकित संस्था है। और सभी शिक्षकों को बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं। और इसके बाद हमारा अनुरोध है हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी से, कृपया हम सब यहाँ पर हैं, ये हमारे लिए हर्ष की बात है कि हम उनके निवास पर सब इकट्ठे हैं और उनको सुनना भी हम लोग चाहेंगे बहुत आतुरता से, आकुलता से। सबको प्रतीक्षा है माननीय मुख्यमंत्री जी। इधर से बोलूं कि उधर से? उधर से ज्यादा ठीक रहेगा। अरे तुम्हारे चक्कर में पीछे दिख ही नहीं रहा मीडिया के मित्रों, उधर भी कर लोगे ना कवर? ठीक है, उधर से बोलते हैं। भारत माता की, भारत माता की, भारत के सभी गुरुजनों की और नवनियुक्त गुरुजनों की आपसे आपकी जय बुलवा दी मैंने। हमारे साथ वर्चुअल जुड़े हुए मध्य प्रदेश के स्कूली शिक्षा मंत्री भाई इंदर सिंह परमार जी, हमारे अनुसूचित जनजाति जाति कल्याण मंत्री, उनके विभाग के भी आज नव नियुक्त शिक्षक यहां बैठे हुए हैं, बहन सुश्री मीना सिंह जी। मुझे अभी समाचार मिला कि आदरणीय गवर्नर साहब भी वर्चुअल इस कार्यक्रम से जुड़ेंगे। जुड़ रहे हैं? वेबकास्ट से जुड़ गए हैं। अच्छा, वेबकास्ट से जुड़े हुए हैं। तो गवर्नर साहब का भी ताली बजा के स्वागत करें। हमारे पाठ्य पुस्तक निगम के अध्यक्ष आदरणीय शैलेंद्र बरुआ जी, मध्य प्रदेश योग आयोग के अध्यक्ष श्री वेद प्रकाश शर्मा जी, महर्षि पतंजलि संस्कृत संस्थान के अध्यक्ष श्री भरतलाल बैरागी जी, राज्य बाल संरक्षण आयोग के अध्यक्ष देवेंद्र मोघे जी, आदरणीय श्रीमती डॉक्टर पुष्पांजलि शर्मा जी, मध्य प्रदेश योग एसोसिएशन के अध्यक्ष, हमारी प्रमुख सचिव श्रीमती रश्मि समी जी, जनजाति कार्य विभाग की प्रमुख सचिव श्रीमती पल्लवी जैन जी, बाकी सभी शिक्षा विभाग के अधिकारी साथीगण और मेरे यहां पर उपस्थित प्रिय शिक्षक भांजे और भांजियों, अपना रिश्ता तो दिल का रिश्ता है। 22,000 हमारे नवनियुक्त शिक्षक अलग अलग स्थानों से जुड़े हुए हैं। मैं उनका भी स्वागत करता हूं। आज कैसा लग रहा है आप लोगों को? जोर से बताओ ना। बहुत अच्छा लग रहा है। देखो, आज का दिन आपके जीवन का अविस्मरणीय दिन है। आज से आप शिक्षक हैं, शिक्षक। और शिक्षक का सही नाम तो है गुरु। और हमारे देश में कहा गया है, गुरुर् ब्रह्मा गुरुर् विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरु साक्षात परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। तो मैं भी गुरुओं को प्रणाम करता हूं। और हिंदी में अगर कहें तो कहा गया, गुरु गोविंद दोऊ खड़े काके लागू पाए बलिहारी गुरु आपकी गोविंद दियो बताए। ये गुरु की महिमा है। अब आप शिक्षक भी हैं, लेकिन सही अर्थों में आप गुरु हैं। और गुरु की भारत में कैसी परंपरा है। भगवान श्री कृष्ण के गुरु संदीपनी जी, गुरु वशिष्ठ, गुरु विश्वामित्र, गुरु द्रोणाचार्य, गुरु बृहस्पति, गुरु शुक्राचार्य,
एक नहीं अनेकों नाम ऐसे हैं जिनके विचार ने, और गुरु चाणक्य, जिनके विचार ने इतिहास बदल दिए। गुरु कोई साधारण नहीं है। देखो, हमारे सोच के पीछे अगर आज हम सोचे तो दो चीजें सोच सकते हैं। एक, चलो यार नौकरी लग गई, जिंदगी अच्छी कटेगी, अब रोटी की चिंता नहीं रही। एक भाव ये हो सकता है, रोजगार महत्वपूर्ण है, मैं इससे इनकार नहीं करता। भूखे भजन ना होए गोपाला, धर लो अपनी कंठी माला। तो जरूरी है रोजगार, लेकिन हमारा काम क्या रोजगार है, या कहूं क्या सिर्फ रोजगार है? मेरे प्रिय साथियों, ये रोजगार नहीं है, ये प्रोफेशन नहीं है। हमारा काम है एक मिशन का काम, एक बड़े उद्देश्य की पूर्ति के लिए हम लोग गुरु हैं, हम लोग शिक्षक हैं। मैं और किसी की बात नहीं करता, मैं मेरी बात कर रहा हूं। मैं नहीं मानता मैं अपने आप को महिमा मंडित नहीं कर रहा, लेकिन मैं आज जो कुछ हूं, मैं अंतर आत्मा से आपसे कह रहा हूं, वो मैं हूं अपने गुरु श्री रतन चंद जैन जी के कारण, जिनने मुझे पहली, दूसरी, तीसरी और चौथी में पढ़ाया। मैं हृदय से कह रहा हूं। मैं शुरू में बहुत शर्मीला था। स्कूल में मैं जाता था तो बोलता नहीं था, ज्यादा बात नहीं करता था, और पढ़ता था कोई अगर पाठ्य पुस्तक में से। पहले तो क्या करते थे, गांव में स्कूल होते नहीं थे, एक आध कमरे का रहता था, बाहर पेड़ के नीचे कई बार हम लोग बैठा करते थे। और हम स्कूल जाते थे तो उस जमाने में एक हाथ में फट्टी लेके जाना पड़ता था बिछाने के लिए। आप में से कई ने अनुभव नहीं किया होगा। एक हाथ में फट्टी होती थी और एक हाथ में झोला, स्कूल का बैग। तो एक में फट्टी, एक में झोला लटका के स्कूल जाते थे और वहां बैठ जाते थे। तो मैं जरा वो पाठ पढ़ाते थे, का कमल, का से कमल, खा से खरगोश, गा से गणेश। अब मैं बहुत धीरे धीरे बोलता था, बहुत शर्मा के बोलता था। उन्होंने मुझे समझाया, तुम जोर से क्यों नहीं बोलते? क्योंकि मेरे अंदर उस समय इतना साहस नहीं था कि मैं आत्मविश्वास के साथ शब्दों का उच्चारण कर सकूं। उन्होंने कहा जोर से बोलो, मैं फिर भी धीरे बोला। फिर उन्होंने कहा जोर से बोलो। तुम अपने आप को कमजोर क्यों समझ रहे हो, तुम ढंग से बोल सकते हो। तो मैंने धीरे धीरे जोर से बोलना शुरू किया, और बाद में इतने जोर से बोलना शुरू किया कि मेरे जैसा पाठ पढ़ के कोई सुनाता ही नहीं था। फिर एक बात और हुई, उस समय हमारे स्कूल में शनिवार के दिन बाल सभा होती थी। अब बाल सभा शुरू हो गई ना अपने यहाँ। शनिवार के दिन बाल सभा होती थी। तो बाल सभा में वो बाकी कुछ कहानी, कविता सुनाने के साथ उनने कहा कि रामायण जी के चार दोहे तक, चौपाई और दोहे पढ़े जाएंगे और उनका अर्थ किया जाएगा। अब मैं तो पढ़ नहीं पाता था, तो बोलने का तो सवाल ही नहीं था। तो चार दोहे तक चौपाइयां, रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर बपत बचन न जाई। अब बोले अर्थ करो, तो अर्थ करने की होड़ लगती थी। कौन अर्थ करता है अच्छा? मैं बहुत अच्छा, हिम्मत नहीं थी मुझ में कि मैं जोर से अर्थ करूं। लेकिन वो फिर मुझे बिठा कि नहीं, आज शिवराज अर्थ करेगा, आज शिवराज अर्थ करेगा। तो मन में एक संकल्प पैदा हुआ कि यार बेइज्जती तो नहीं होनी चाहिए, रोज वो बोलते और मैं अर्थ ही नहीं कर पाता। तो मैं रामायण जी खोलता और चौपाई का अर्थ पढ़ के जाता और फिर चौपाई का अर्थ करता। अर्थ करते करते मैं इतना अच्छा अर्थ करने लगा कि मेरी ख्याति स्कूल के बाहर गांव में चली गई कि ये तो रामायण जी का बहुत अच्छा अर्थ करता है। तो हमारे गांव में सावन के महीने में जब किसान फुर्सत में होते थे तो हमारे गांव में रात के समय रामायण जी पढ़ते थे। अब धीरे धीरे परंपराएं बदल गई, ये मैं उस समय की बात कर रहा हूं। ये बात होगी लगभग 40-45 साल पहले की। तो चौपाई लोग बोले और मैं अर्थ करूं, तो मेरी बड़ी वाहवाही होने लगी, अरे यार लड़का तो बहुत अच्छा अर्थ करता है। तो धीरे धीरे अर्थ करते करते मैं अच्छा वक्ता बन गया बचपन में, और वक्ता बना तो आज तक बोल रहा हूं। अगर वक्ता बनाने में किसी का योगदान है
तो मेरे गुरु रतन चंद्र जी का योगदान है। एक नहीं, कई गुण उन्होंने बच्चों में डालने का प्रयास किया। मैं सच कहता हूं, एक गुरु अगर ठान ले तो महापुरुषों की एक मालिका खड़ी कर सकता है, महापुरुषों की एक श्रृंखला खड़ी कर सकता है। अब आप सोच के देखो, नई शिक्षा नीति अपने प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में बनी। मोदी जी अद्भुत लीडर है, विजनरी लीडर, हर पहलू का विचार करते हैं। शिक्षा का क्षेत्र हो, उद्योग का हो, व्यापार का हो, कृषि का हो, जलवायु परिवर्तन का हो, पर्यावरण का हो, रक्षा का हो, स्वदेशी का हो। तो उनके मन में जिद थी कि भाई बरसों तक चर्चा चलती रही, नई शिक्षा नीति आती नहीं थी। कई आयोग बने, राधा कृष्णन आयोग, मुदालियर आयोग, कोठारी कमीशन, एक पे एक कमीशन बनते चले गए, नई शिक्षा नीति आई नहीं। लेकिन प्रधानमंत्री जी के दृढ़ संकल्प के कारण एक सर्वसम्मत नई शिक्षा नीति आज भारत में आई है और उसी के अंतर्गत हम पढ़ाई कर रहे हैं। मैं मध्य प्रदेश की स्कूल शिक्षा विभाग को बधाई देना चाहूंगा, दोनों विभागों को, कि आपने गंभीरता से नई शिक्षा नीति लागू करने का काम किया है। लगातार हम लोग प्रयास कर रहे हैं और हमारी उपलब्धियां भी अभी इंदर सिंह बता रहे थे कि 17वें नंबर पे थे हम नेशनल अचीवमेंट सर्वे में, आज हम 5वें नंबर पर पहुंच गए हैं। लेकिन मैं एक गहराई से आपसे बात कर रहा हूं। एक, ठीक है, फॉर्मली पढ़ाना है तो पढ़ाते जाओ, जैसे तैसे 10 से 5 स्कूल का समय काटा और फिर कब भाग लें। एक भाव तो ये होता है कि ठीक है यार, अब आजीविका का सवाल है तो पढ़ाते रहते हैं। एक भाव तो ये हो सकता है। एक ये हो सकता है कि मुझे जीवन में, देखो कितने बच्चों ने परीक्षा दी शिक्षक के लिए, लाखों बच्चों ने परीक्षा दी। लाखों में से आप कुछ हजारों लोग, आज 22,400 आज चुन के नियुक्ति पत्र प्राप्त कर रहे हैं। तो आप हजारों में एक तो है ना। आपको ये दुर्लभ अवसर मिला कि आप भावी पीढ़ी का निर्माण करें, भावी पीढ़ी का निर्माण करें। मैं एक छोटी सी कहानी कई बार सुनाता हूं, आज आपको भी सुनाना चाहता हूं। अगर हम कोई काम करते हैं तो काम करने के पीछे अलग अलग दृष्टिकोण होते हैं। एक जगह, एक गांव में एक मंदिर का निर्माण हो रहा था। मंदिर के निर्माण में 3 मजदूर भी पत्थर तोड़ने के काम में लगे हुए थे। पत्थर तोड़ना उनका काम था। मई का महीना, सूरज अपनी किरणों से आग बरसा रहे थे। 3 मजदूर तपती दोपहरी में पत्थर तोड़ रहे थे, पसीना बह रहा था, हाल बेहाल हो रहे थे, पत्थर तोड़ रहे थे। एक साधु उस गांव से गुजरे। गुजरते गुजरते जब उन्हें पत्थर तोड़ते हुए 3 लोगों को देखा तो ठिठक कर रुके और पहले साधु के पास पहुंचे, पहले मजदूर के पास पहुंचे। उससे पूछा, भाई क्या कर रहे हो? तो मजदूर ने घूर के देखा, सिर उठा के, गुस्से से चेहरा तमतमाया गया। बोले, आंख फूट गई है, दिखता नहीं है, किस्मत फूट गई है तो पत्थर फोड़ रहा हूं। आ गया पूछने, गर्मी में फोड़ रहा हूं, अब पूछ रहा है, देखा नहीं रहा तुझे? बेचारे बाबा आगे बढ़ गए। दूसरे मजदूर से पूछा, भाई क्या कर रहे हो? तो उसका चेहरा अपेक्षाकृत शांत था। उसने कहा कि बाबा, दुनिया में आए हैं तो जी नहीं पड़ेगा, इसलिए पेट भरने के लिए मजदूरी कर रहा हूं। बाबा आगे बढ़ गए। तीसरा मजदूर मिला। बाबा ने उससे भी सेम सवाल पूछा कि क्या कर रहे हो भाई? तो उस मजदूर का चेहरा आनंद और प्रसन्नता से दमक रहा था। पसीने की बूंदें थी लेकिन होठों पे मुस्कान थी। उसने कहा, बाबा देख नहीं रहे, सामने भगवान का मंदिर बन रहा है और भगवान के मंदिर में जो पत्थर लगना है, उन पत्थरों को तोड़ने का सौभाग्य मेरे हाथों को मिला है। मैं कितना भाग्यशाली हूं। मैं मंदिर निर्माण के लिए पत्थर तोड़ रहा हूं। अब काम 1 और भाव 3, किस्मत फूट गई, जी नहीं पड़ेगा या भगवान का मंदिर बन रहा है। अब आप सोच के देखो
तीन में से आपका दृष्टिकोण कौन सा होना चाहिए? एक, मर गए कहां फेंक दिया, सिंगरौली जिले में कर दिया, हे भगवान कहां फंस गया, कहां फंस गई और पहले दिन से जुगाड़ में। तो एक दृष्टिकोण यह हो सकता है, और एक तीसरा दृष्टिकोण है, मुझे को दुर्लभ मौका मिला है तो अब मेरा काम है ऐसे बच्चे खड़े कर दूं जो दुनिया में छा जाएं, देश में छा जाएं, प्रदेश में छा जाएं। और मैं एक बात आपको बताऊं, बच्चे गीली माटी के लौंदे होते हैं, आप जैसा गढ़ दोगे वैसा बन जाएंगे। आप देखो अभी पतंजलि योग पीठ में आचार्य हमारे स्वामी रामदेव जी महाराज, इतने सन्यासियों की मालिका खड़ी कर दी उनने। ऐसे बच्चे जो अद्भुत हैं सचमुच में, जो दुनिया बदलने का सामर्थ्य रखते हैं। आप देखो, एक तरफ गदर मचाते बच्चे भी हम देखते हैं जो नशा करने लगते हैं, कई तरह की गलत आदतें जिनमें हो जाती है, जिनसे माँ बाप भी तंग और परेशान हो जाते हैं, जो समाज को नुकसान पहुंचाते हैं। और एक तरफ एनसीसी एनएसएस में ट्रेंड कर दो बच्चों को, ऐसे अनुशासन प्रिय और जमाने को बदलने का संकल्प लेके आगे बढ़ते हैं। अब जैसा चाहोगे वैसा बन जाएंगे। लेकिन एक बात देखो, मैं कोई भाषण नहीं दे रहा, मेरे मन में जो आ रहा है वो तो मैं आज आपसे कह रहा हूं और अंतरात्मा से कह रहा हूं। अगर आपको बच्चों को बदलना है, पहली शर्त आपको स्वयं को बदलना पड़ेगा। देखो, हमारा चरित्र अगर ऐसा होगा जो दूसरों के लिए उदाहरण बन सके तो हमें लोगों को बदलने का सामर्थ्य होगा। एक और छोटी सी कहानी, बोर तो नहीं हो रहे ना, बोर तो नहीं हो रहे? एक और छोटी सी कहानी। गांधी जी के पास एक मां पहुंची बच्चे को लेके और कहा, बापू ये बहुत गुड़ खाता है, इसको मना करो कि ये गुड़ नहीं खाए। तो गांधी जी ने कहा कि आज नहीं, कल लेके आना। वो कल लेके आई। फिर गांधी जी ने कहा, नहीं आज भी नहीं, तुम कल लेके आना। 5-6 दिन गांधी जी कहते रहे कल लेके आना, कल लेके आना। और शायद 5वें 6वें दिन जब वो बेटे को लेकर पहुंची तो बापू उनका, बेटा ज्यादा गुड़ खाना ठीक नहीं होता, गुड़ मत खाया करो, ज्यादा गुड़ मत खाया करो। तो आश्चर्य हुआ माँ को, इतनी सी बात थी, पहले दिन क्यों नहीं कहा? तो गांधी जी ने उत्तर दिया कि मेरी बहन, मैं खुद ही गुड़ खाता था। अगर मैं खुद खाता और इससे कहता मत खा तो मेरी बात का कोई असर नहीं पड़ता, इसलिए पहले मैंने खुद गुड़ खाना छोड़ा, तब आज आत्मविश्वास के साथ कह रहा हूं कि बेटा गुड़ मत खाना। हम बच्चों को कहें सत्य बोलो और हम रोज झूठ बोले, बच्चे मानेंगे क्या? हम कोई अच्छी आदत सिखाएं, हम कहें नशा मत करो और पता चला बच्चों के सामने थोड़ी बहुत तंबाकू गटक ली, या कोई धूम्रपान करते हुए बच्चे ने देख लिया, तो बता कोई असर पड़ेगा क्या? नहीं पड़ सकता। हम पहले स्वयं के लिए गुरु बनने का संकल्प लें। स्वयं हम अगर बन गए तो मेरा दावा है हम बच्चों को बना देंगे, और भारत को बनाने में आपका, मध्य प्रदेश को बनाने में आपका सबसे बड़ा योगदान होगा। तो आप आचरण से सिखा सकते हो, आप भाषण से नहीं सिखा सकते। और इसलिए मेरे प्रिय, मैं बहुत प्रिय कह रहा हूं क्योंकि गुरु हो इसलिए भांजे भांजी बार बार कहना मुझे अच्छा नहीं लगता, लेकिन आप मुझे बहुत प्रिय हो इसलिए कि बाकी काम और आपके काम में जमीन आसमान का अंतर है। आप नया भारत गढ़ोगे, आप नया मध्य प्रदेश के कौन इंसान, अगर आपने अच्छे इंसान गढ़ दिए, मेहनती, चरित्रवान, ईमानदार, कर्मठ, परोपकारी, देशभक्त, अगर ऐसे बच्चे गढ़ दिए तो बताओ भारत बनेगा कि नहीं बनेगा? अरे बनेगा कि नहीं बनेगा? भारत बन के खड़ा हो जाएगा। स्वामी विवेकानंद ने कहा था कि शिक्षा ऐसी
जो मनुष्य को मनुष्य बना दे। और मनुष्य को मनुष्य बनाने का मतलब जो मैंने कहा, चरित्रवान, ईमानदार, कर्मठ, समाजसेवी, परोपकारी, देशभक्त, वो मनुष्य है। और जो पशुवत आचरण करे उसको मनुष्य हम कह सकते हैं क्या? शंकराचार्य जी महाराज ने कहा, शिक्षा वो जो इस लोक में भी और परलोक में भी मुक्ति दे। अब शिक्षा की बहुत व्यापक परिभाषा में मैं नहीं जाता। शिक्षा के सामान्यता 3 उद्देश्य होते हैं। नंबर 1 ज्ञान देना, नंबर 2 कौशल देना, और नंबर 3 नागरिकता के संस्कार देना। ज्ञान देने का मतलब है पीढ़ियों से जो संचित ज्ञान है उसको अगली पीढ़ी को आप ट्रांसफर कर दो। इतिहास का, भूगोल का, विज्ञान का, उसको आप दे दो। ये काम अक्सर हम करते हैं, पढ़ाते हैं अलग अलग विषयों पर, तो ये तो है ही प्राइमरी काम। लेकिन ज्ञान देने के साथ साथ दूसरा काम है कौशल देना, मतलब उसको इतना कुशल बनाना कि पढ़ने के बाद रोजगार के लिए दर दर की ठोकर ना खाना पड़े, वो इतना समर्थ बन जाए कि अपनी आजीविका चला सके। और इसलिए प्रधानमंत्री जी ने नई शिक्षा नीति में व्यावसायिक शिक्षा का भी प्रावधान किया, और हमने तय किया कि 6वीं क्लास से हम व्यावसायिक शिक्षा भी देना धीरे धीरे प्रारंभ करेंगे, और अलग अलग ढंग से उसको ऐसा बनाना जिससे कौशल उसके हाथों में हो। और तीसरा है नागरिकता के संस्कार, जो मैंने पहले बता दिया, दोहराने की जरूरत नहीं है कि कैसे नागरिक हमको चाहिए। अच्छे गुण हो उसमें, कई चीजें मैंने बताई, लेकिन एक गुण और सिखाना, लैंगिक समानता, बेटियों के प्रति आदर का भाव, इज्जत का भाव, एक अलग तरह का दृष्टिकोण पैदा करने की कोशिश करना। क्योंकि कई बार हम समझते हैं कि वो तो 2M दर्जे की है। मैं बहुत विस्तार में नहीं जा रहा, मेरा भाव आप समझ गए होंगे। स्त्री पुरुष, बेटा बेटी समान हैं दोनों, और इसलिए उनके प्रति कैसे हम आदर का भाव रख सकते हैं। तो हम अच्छे नागरिकता के गुण, और वो हो सकता है बाल सभाओं से। हमने अपनी पाठ्य पुस्तकों में प्रावधान अब कर दिया, पहले नहीं था। अब पहले तो अजीब अजीब घटनाएं हुई है। जैसे एक जमाने में लिखा था गा गणेश का, तो एक उस जमाने में जब दूसरी सरकारें होती थी उन्हें आई, ये गणेश तो सांप्रदायिक शब्द है, कैसे नाम ले सकते स्कूल में, तो उन्होंने करवा दिया गा गधे का, गणेश से गधा करवा दिया। मेरा ये कहना है कि हम अपनी पाठ्य पुस्तकों में हमारे जो संस्कार है, हमारी जो संस्कृति है, हमारी जो परंपरा है, हमारे जो जीवन मूल्य है, उनकी शिक्षा को भी सम्मिलित कर रहे हैं। और बाल सभा या ऐसी एक्टिविटीज को मैं बहुत महत्वपूर्ण मानता हूं, जो बिना कुछ कहे कुछ चीजों के माध्यम से बच्चों में अच्छे गुणों का प्रवेश करा दे। महापुरुषों की कहानियां और गाथाएं उनको महापुरुष के गुण अपने अंदर वो ले, इसके लिए प्रेरित करती है। और इसलिए मेरे प्रिय साथियों, सोच के आज जाना कि अगर शिक्षक बने हैं तो अब जीवन सार्थक करेंगे, दूसरे की जिंदगी बना के अपना जीवन सार्थक करेंगे। सचमुच में बहुत आनंद आएगा पढ़ाने में। आप में से कई को पता नहीं होगा, मैंने पढ़ाया है, पता है कि नहीं कोई को? मैं फिलॉसफी में मैंने MA किया, दर्शन शास्त्र में MA, और MA मीडिया कॉलेज में मैंने पढ़ाया। मैं अगर मुख्यमंत्री या इस क्षेत्र में नहीं आता तो मैं शिक्षक ही होता, डेफिनेटली, निश्चित तौर पे मैं शिक्षक होता, क्योंकि उससे बेहतर कोई काम नहीं। और अभी भी आजकल मैं भाषण देता हूं तो भाषण कम देता हूं, पढ़ाते ही याद होगा, आपने देखा होगा। आजकल लाडली बहना योजना भी पढ़ा रहा हूं मैं जगह जगह। तो मुझे लगता है इससे अच्छा काम दूसरा नहीं हो सकता, सचमुच में जिंदगी को धन्य करने का। और इसलिए मैं पूरी गंभीरता से कह रहा हूं, हृदय से आप, अंतरात्मा से आप सोचिए, क्या केवल ऐसे ही पढ़ाना है एक ऑर्डिनरी टीचर की तरह, या हमको इतिहास रचना है? आपके हाथों में इतिहास रचने का काम भी आपके हाथों में है, आप ये मान लीजिए। और आप रचोगे तो एक बच्चे को नहीं बनाओगे, आप भारत को बना दोगे, एक वैभवशाली, गौरवशाली, संपन्न, समृद्ध, शक्तिशाली। और अपना प्रदेश मध्य प्रदेश, जिसका गीत हमने गाया,
पहले अपने प्रदेश की कोई पहचान ही नहीं थी, कोई गीत ही नहीं था। ये गीत, मैं मुख्यमंत्री बना तो कई तरह की चीजें की, मैंने गीत भी बनाया कि मध्य प्रदेश का गीत तो बनाओ ताकि हमारे मन के अंदर गौरव पैदा हो अपने मध्य प्रदेश के लिए। मैं बहुत विस्तार में नहीं जाऊंगा क्योंकि प्रधानमंत्री जी का भी संदेश हमको सुनना है, लेकिन आप हो दूसरों का जीवन बनाने के लिए और उसके माध्यम से राष्ट्र के निर्माण के लिए, प्रदेश बनाने के लिए। अगर आपने वैसे विद्यार्थी तैयार कर दिए जो चरित्रवान, ईमानदार, कर्मठ हो, तो नया संसार रच देंगे। सचमुच में नया संसार रच देंगे। एक चाणक्य ने चंद्रगुप्त पैदा कर दिया, संदीपनी ने कृष्ण पैदा कर दिया, विश्वामित्र जी ले गए भगवान राम को और सारे अस्त्रों शस्त्रों की शिक्षा दे डाली। एक गुरु सब बदल सकता है। बदल डालो मेरे मित्रों, बदल सकते हो। सचमुच में आपका जीवन धन्य हो जाएगा। अरे जीवन है काहे के लिए? देखो, एक और प्रसंग मुझे बार बार याद आता है, अभी फिर याद आ गया, जो मैं सोचता हूं। कई बार मैं दो चीजें सोचता हूं। एक, मैं सोचता हूं कि जिंदगी आखिर है कितनी। यक्ष और युधिष्ठिर का प्रसंग आपको पता होगा, पता है, पढ़ा है कि नहीं? अपने चारों भाइयों के साथ और द्रौपदी के साथ जब पांडव जा रहे थे तो प्यास लगी तो पानी पीने के लिए युधिष्ठिर ने पहले छोटे भाई से कहा, सहदेव जाओ। पानी पीने गए तो यक्ष ने कहा कि मेरे प्रश्नों का उत्तर दिए बिना पानी पियोगे तो तुम्हारे प्राण चले जाएंगे, तुम मर जाओगे। नहीं माना, फिर दूसरा आया, फिर तीसरा आया। सारे भाई गए, चारों भाई, प्यास लगी थी, मानी नहीं, पानी पिया तो मृत हो गए। युधिष्ठिर गए, प्यास लगी थी तो पहले तो सबसे पहले सोचा चुल्लू पहले तो पानी पी लूं। फिर आवाज आई, यक्ष ने कहा मेरे प्रश्नों का उत्तर दिए बिना अगर तुमने जल ग्रहण किया तो अपने चार भाइयों की तरह तुम भी मारे जाओगे। युधिष्ठिर ने पूछा प्रश्न क्या है? तो यक्ष ने कई प्रश्न पूछे, लेकिन एक प्रश्न पूछा कि ये बताओ दुनिया में सबसे बड़ा आश्चर्य क्या है? तो युधिष्ठिर ने उत्तर दिया, मनुष्य पैदा होता है, बच्चा रहता तो खेलता कूदता है, फिर बड़ा होता है, थोड़ा स्कूल जाता है, किशोर होता है और आगे पढ़ता है और बड़ा होता है, ग्रस्त हो जाता है, शादी ब्याह करता है, उसके बाद फिर वानप्रस्थ हो जाता है, बच्चों की शादी ब्याह करता है, अंत में बूढ़ा होता है और अंत में मर जाता है। हर एक जो आया है उसकी मृत्यु निश्चित है, लेकिन इसके बाद भी जब मनुष्य जीता है तो ये मानता है कि जैसे उसको हमेशा ही इस दुनिया में रहना है और वैसे ही व्यवहार करता है। ये सबसे बड़ा आश्चर्य है। जो आया है, मैं डरा नहीं रहा हूं, मैं सच्चाई बता रहा हूं। जो आया है उसे जाना है, मृत्यु अवश्य संभावी है। मैं 64 साल का हो गया, कितने दिन जीऊंगा? 10 साल, 15 साल, कितने दिन जीऊंगा? तुम तो ज्यादा जियो, लेकिन मैं अगर मेरे मन में आ जाए कि एक एक क्षण शिवराज ऐसा जी कि लोगों की जिंदगी संवर जाए, और मैं वो कोशिश करता हूं, इसलिए लाडली लक्ष्मी योजना भी बन जाती, इसलिए लाडली बहना भी योजना बन जाती, जो दूसरों की जिंदगी बदल दे। तरफ एक रहती है कि जिंदगी सार्थक कर। हम सोचें तुम खूब जियो 100 साल से ज्यादा, लेकिन 100 से ज्यादा कौन जिएगा बताओ? कुछ उदाहरण बनते। अब उनमें से ये 30 साल, लगभग 30 साल होंगे ना, ये 30 साल अपने शिक्षक के हैं। इन 30 सालों को कैसे जिए, आप इसकी प्लानिंग करो। अब आजीविका की निश्चिंतता तो हो गई, इसलिए इसकी प्लानिंग करो कि हम बेहतर गुरु बन के ऐसे बच्चे तैयार करेंगे जो जमाना बदल दे। और जैसे मैं कह रहा हूं, मेरे गुरु रतनचंद, श्री रतनचंद जी, मैं बारंबार उनको प्रणाम करता हूं। लोग महापुरुष आए और आपका नाम लें कि हमारे गुरु ये, आपका जीवन सार्थक हो जाए। और इसलिए इस दृष्टिकोण से आप पढ़ाओ। सचमुच में पढ़ाने में बहुत मजा आएगा, आनंद आएगा। छोटी मोटी कठिनाइयां सारी दूर चली जाएंगी और समाज सही अर्थों में आपकी इज्जत करेगा। मैं आज भी कहता हूं, अगर समाज को यह विश्वास हो गया कि ये सचमुच में गुरु है, तो समाज आपके पांव धो के पिएगा, मतलब आदर बहुत करेंगे। मैं कोई प्रैक्टिकली पांव धो के पीने की बात नहीं कर रहा हूं। इसलिए वैसा बनो, अपनी सार्थकता है। नई शिक्षा नीति आई है, मध्य प्रदेश बहुत पिछड़ा था,
हम लोग अब तेजी से आगे आ रहे हैं। अब बताओ, कोई स्कूल में बच्चों से पूछे और उसको पता चले कि ढंग से मात्राओं का ज्ञान नहीं है, पढ़ नहीं पढ़ पा रहे हैं, और कोई कहे कि अरे कैसे टीचर हो, कैसे टीचर हो, क्या पढ़ा रहे हो, आपको अच्छा लगेगा क्या? नहीं लगेगा। अरे हमारे बच्चे ऐसे हो कि जो दो, देखो मैं हमारे बुधनी और भैरूंदा क्षेत्र में, नसलागंज अभी तक नाम था, शिक्षकों ने कमाल किया। उनने अपनी सैलरी से और गांव से इकट्ठा करके हर क्लास को स्मार्ट क्लास स्कूल की बनाने का प्रयास किया और टीवी खरीद लिए उन्होंने। मैंने फूलों की वर्षा की उन पे। एक ऐसे होते जो बदलने की कोशिश करते हैं। कई शिक्षकों के बारे में सुनते हैं कि उन्हें अपने स्कूल को कहां से कहां ले गए, कि हम उन दुर्लभ शिक्षकों में से बन सकते हैं। देखो, एक जमाना था जब शिक्षक की सैलरी, मैं जब मुख्यमंत्री बना उसके पहले मैं सांसद था, तो मैं कई जगह स्कूलों में जाता था और बच्चों से मेरा बहुत लगाव रहा है। तो एक जगह मैं पूछता था सवाल, पढ़ाई कैसी चल रही है। एक जगह मैंने बच्चों से पूछा, बताओ गंगा जी कहाँ से निकली? तो बच्चे ने कहा कि विंध्याचल में से निकली। तो मैंने जो गुरुजी पढ़ा रहे थे उनको बुलाया कि क्या पढ़ाते हो भाई, ऐसी पढ़ाई होती है क्या? बच्चा कह रहा है गंगा जी विंध्याचल में से निकली। तो बोले साहब 500 रुपया में तो विंध्याचल में से ही निकलेगी। उस समय गुरुजी को 500 रुपया मिलते थे, अध्यापक को 1200 रुपया मिलते थे। हमने बढ़ा बढ़ा के 40 से लेके 50,000 तक के बीच में ले गए। और आज मैं एक फैसला और कर रहा हूं। एक काम जो पिछली सरकार ने गलत किया था उसको मैं थोड़ा सुधार रहा हूं। अब पहले साल 70% और दूसरे साल 100% सैलरी दी जाएगी। ये 4 हिस्सों में बांटना मुझे तो न्याय नहीं लगता। तरसा तरसा के देना ये मुझे ठीक नहीं लगता। इसलिए पहला साल अपनी परीक्षा का है तो 70%, दूसरे साल अच्छा पढ़ाओ 100%। बोलो भारत माता की। अच्छे से पढ़ाओगे, आदर्श गुरु बनोगे तो मैं तुमसे बढ़ाऊं। इसलिए मामा की बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद, प्रणाम, नमस्कार। अब माननीय प्रधानमंत्री जी का संदेश। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री जी आपका। और सचमुच हम सब बहुत अभिभूत हैं आपके इन वचनों से और आपके मार्गदर्शन से भी। और अब हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी, जो हमारे प्रेरणा स्रोत हैं, हमेशा से हम सब से मन की बात के माध्यम से जुड़े हैं, विद्यार्थियों से, शिक्षकों से और अभिभावकों से भी, और मार्गदर्शन करते आ रहे हैं। आज इस अवसर पर हमसे जुड़ने जा रहे हैं और हम सब प्रधानमंत्री जी के अमृत वचन सुनेंगे। माननीय प्रधानमंत्री जी, आपका बहुत बहुत स्वागत। नमस्कार। मध्य प्रदेश में युवाओं को सरकारी नौकरी देने का अभियान तेज गति से चल रहा है। अलग अलग जिलों में रोजगार मेलों का आयोजन कर विभिन्न पदों पर हजारों युवाओं की भर्ती की गई है। इनमें से 22,400 से ज्यादा युवाओं की शिक्षक के पद पर भर्ती हुई है। आज अनेकों युवाओं को नियुक्ति पत्र भी मिले हैं। मैं सभी युवाओं को शिक्षण जैसे महत्वपूर्ण कार्य से जुड़ने के लिए बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। साथियों, केंद्र सरकार ने आधुनिक और विकसित भारत की आवश्यकताओं को देखते हुए नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति लागू की है। ये नीति बच्चों के सर्वांगीण विकास, संपूर्ण विकास, ज्ञान, कौशल, संस्कार
और भारतीय मूल्यों के संवर्धन पर जोर देती है। इस नीति को प्रभावी रूप से लागू करने में शिक्षकों की सबसे महत्वपूर्ण भूमिका है। मध्य प्रदेश में व्यापक तौर पर शिक्षक नियुक्ति का अभियान इस दिशा में एक बड़ा कदम है। मुझे बताया गया है कि कुल नई भर्तियों में से लगभग आधे शिक्षक आदिवासी इलाकों के विद्यालयों में नियुक्त होंगे। इतनी बड़ी संख्या में शिक्षकों की नियुक्ति से सबसे अधिक लाभ ग्रामीण क्षेत्र के बच्चों को होगा, हमारी भावी पीढ़ी को होगा। मुझे खुशी है कि एमपी सरकार ने इस वर्ष 1 लाख से अधिक सरकारी पदों पर भर्ती का लक्ष्य रखा है। इस साल के अंत तक 60,000 से ज्यादा शिक्षकों की नियुक्ति का भी लक्ष्य है। इन्हीं प्रयासों का परिणाम है कि नेशनल अचीवमेंट सर्वे में एमपी ने शिक्षा की गुणवत्ता में बड़ी छलांग लगाई है। इस रैंकिंग में एमपी का स्थान 17वें नंबर से 5वें नंबर पर पहुंच गया है, यानी 12 नंबर की छलांग, और वो भी बिना हो हल्ला किए, बिना शोर मचाए, बिना विज्ञापनों पर पैसे लुटाए, चुपचाप। इस तरह का कार्य करने के लिए समर्पण चाहिए। समर्पण के बिना यह संभव नहीं होता है। एक प्रकार से साधना भाव चाहिए, शिक्षा के प्रति भक्ति भाव चाहिए। मैं मध्य प्रदेश के विद्यार्थियों को, मध्य प्रदेश के सभी शिक्षकों को, एमपी सरकार को शिक्षा के क्षेत्र में इस महत्वपूर्ण सिद्धि के लिए और इस मौन साधना के लिए बहुत बहुत बधाई देता हूं। साथियों, आजादी के अमृत काल में देश बड़े लक्ष्यों और नए संकल्पों के साथ आगे बढ़ रहा है। इन लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए विकास के जो कार्य हो रहे हैं वो आज हर सेक्टर में रोजगार के नए अवसर बना रहे हैं। अलग अलग क्षेत्रों में आज जिस तेज गति से इंफ्रास्ट्रक्चर निर्माण की रफ्तार बढ़ी है, उससे भी रोजगार की नई संभावनाएं बन रही है। जैसे कुछ ही दिन पहले भोपाल से दिल्ली के बीच वंदे भारत ट्रेन की शुरुआत हुई है। इस ट्रेन से प्रोफेशनल्स, कारोबारियों को तो सुविधा मिलेगी, साथ ही पर्यटन को भी बढ़ावा मिलेगा। 1 स्टेशन 1 प्रोडक्ट और 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट, ऐसी अनेक योजनाओं से भी स्थानीय उत्पाद दूर दूर तक पहुंच रहे हैं। ये सभी योजनाएं रोजगार बढ़ाने और आय बढ़ाने में मदद कर रही है। इसके साथ ही मुद्रा योजना से उन लोगों को बड़ी मदद मिली है जो आर्थिक रूप से बहुत कमजोर थे लेकिन स्वरोजगार करना चाहते थे। सरकार ने पॉलिसी लेवल पर जो बदलाव किए हैं उसने भारत के स्टार्टअप इकोसिस्टम में भी रोजगार के अनेकों नए अवसर बनाए हैं। साथियों, रोजगार और स्वरोजगार को बढ़ावा देने के लिए सरकार का स्किल डेवलपमेंट पर भी विशेष जोर है। प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना के तहत युवाओं को ट्रेनिंग देने के लिए
देश भर में कौशल विकास केंद्र खोले गए हैं। इस वर्ष के बजट में 30 स्किल इंडिया इंटरनेशनल सेंटर खोलने का ऐलान किया गया है। इनमें युवाओं को न्यू एज टेक्नोलॉजी के द्वारा ट्रेनिंग दी जाएगी। इस साल के बजट में पीएम विश्वकर्मा योजना के जरिए छोटे कारीगरों को ट्रेनिंग देने के साथ उन्हें एमएसएमई से भी जोड़ने की पहल की गई है। साथियों, एमपी में जिन हजारों शिक्षकों की नियुक्ति हुई है, उन्हें मैं एक और बात कहना चाहता हूं। आप अपने पिछले 10-15 वर्ष के जीवन को देखिए। आप पाएंगे कि जिन लोगों ने आपके जीवन में सबसे ज्यादा प्रभाव डाला, उनमें आपकी माताजी और आपके शिक्षक जरूर हैं। जिस तरह से ये आपके हृदय में हैं, आपके शिक्षक आपके हृदय में हैं, वैसे ही आपको अपने विद्यार्थियों के दिल में जगह बनानी है। आपको इस बात का हमेशा ध्यान रखना है कि आपकी शिक्षा देश का सिर्फ वर्तमान ही नहीं बल्कि भविष्य भी संवारेगी। आपकी दी गई शिक्षा सिर्फ एक विद्यार्थी में ही नहीं बल्कि समाज में भी परिवर्तन लाएगी। आप जिन मूल्यों को आगे बढ़ाएंगे वो सिर्फ आज की पीढ़ी के ही नहीं बल्कि आने वाली कई पीढ़ियों पर सकारात्मक प्रभाव पैदा करेगी। मुझे पूरा विश्वास है कि बच्चों की शिक्षा और उनके संपूर्ण विकास के लिए आप हमेशा समर्पित रहिएगा। और एक बात मैं हमेशा मेरे लिए कहता हूं, मैं हमेशा कहता हूं कि मैं मेरे भीतर के विद्यार्थी को कभी मरने नहीं देता हूं। आप शिक्षक भले हैं, लेकिन आपके भीतर के विद्यार्थी को हमेशा जागृत रखिए, हमेशा चेतनवंत रखिए। आपके भीतर का विद्यार्थी ही आपको जीवन की अनेक नई ऊंचाइयों पर पहुंचाएगा। एक बार फिर आप सबको मेरी बहुत बहुत बधाई है, बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं। धन्यवाद। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग को आपने सुना। बहुत बहुत आभार हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी का। और अब आभार प्रदर्शन के लिए हम आमंत्रित कर रहे हैं आयुक्त जनजातीय कल्याण विभाग श्री संजीव सिंह जी को। श्री संजीव सिंह जी। नवनियुक्त शिक्षकों के आयोजित इस एक दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम में हम सभी से वर्चुअली जुड़े भारत के माननीय प्रधानमंत्री जी, माननीय मुख्यमंत्री जी मध्य प्रदेश शासन, माननीय मंत्रीगण, जनजातीय कार्य विभाग एवं स्कूल शिक्षा विभाग, मंचासीन अन्य सम्मानीय जनप्रतिनिधिगण, कार्यक्रम में जिले से पधारे नवनियुक्त शिक्षकगण, समस्त पत्रकार बंधु एवं मीडिया से पधारे सभी बंधु, मैं जनजातीय कार्य विभाग एवं स्कूल शिक्षा विभाग की ओर से आप सभी का इस एक दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम में शामिल होने के लिए आभार व्यक्त करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। तो भोपाल से आप ये सीधी तस्वीरें देख रहे हैं। सीएम हाउस में आज शिक्षकों को नियुक्ति पत्र सौंपा है सीएम शिवराज सिंह चौहान ने, और इसके साथ ही आज उन्होंने शिक्षकों से संवाद भी किया और उन्हें शिक्षा के क्षेत्र में किस तरह से आगे बढ़ना है, किस तरह से छात्रों का मार्गदर्शन करना है, इसके मंत्र भी दिए। मेरी कोशिश रहेगी कि बीच बीच में और जहां आऊंगा भाभी मैं प्रयास करूंगा कि आप लोगों से मिलूं, जो नए शिक्षक जहां जा रहे हैं वहां दिक्कत ना हो, उसके लिए भी मैं कलेक्टर्स और बाकी सबसे चर्चा करके बेहतर व्यवस्था बनवाने का